प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा चैप्टर माता का अंचल चल रहा है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे कि बचपन की जो कभी नहीं भूलने वाली बातें थी, और लेखक हमें बता रहे हैं कि हम सब मिलकर के और छोटे छोटे बच्चे मिठाई की दुकान खोल लेते थे, और फिर खेल खेल में ही हम बहुत सारे पकवान बना लेते थे। फिर हम दावत भोज की तैयारी भी करते थे। हम सब एक पंक्ति बना करके भोजन के लिए बैठ जाते थे, और हमारी पंक्ति के मध्य ही आकर के पिताजी बैठ जाते थे, और फिर एक तरह से भोजन करवाया जाता था। और फिर हम सब हंसने लग जाते थे, अपने उस खेल को बिगाड़ देते थे। पिताजी भी हमारे साथ हंसने लग जाते थे, और उसके बाद पिताजी हमसे पूछने लगते कि अब दोबारा भोज का आयोजन कब करेंगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। जैसे बारात निकलती है, चलती है, ठीक उसी प्रकार हम भी खेल खेल में ऐसा आयोजन करते थे। कनस्तर का हम तंबूरा बना करके उसे बजाने लग जाते थे। अमोले जो आम का पौधा होता है उसे हम घिस करके और शहनाई बना लेते थे, शहनाई मान करके उसे बजाते थे। टूटी चूहेदानी लेकर के एक पालकी का रूप उसे देते थे। हम समधी बन करके और बकरे पर चढ़ जाते थे। चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में पहुंच जाती थी। ऐसा लगता था जैसे लड़की वालों के दरवाजे पर हम पहुंच गए हैं। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे हुए, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कुहलिए का एक कलशा रखा जाता था, एक कलश रखते थे। वहीं पहुँच कर के फिर बारात फिर से लौट आती थी, और लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार पर्दा या कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा डाल देते थे, बिछा देते थे। उसमें फिर दुल्हन को हम चढ़ा देते थे। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार करके दुल्हन का मुख निरखने लगते थे, त्यों ही हम लोग फिर हंस करके भाग जाते थे। इस प्रकार हमारे जो बचपन के सभी खेल थे उनमें बाबूजी की उपस्थिति जरूर रहती थी। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, आपस में इकट्ठे हो जाते थे, एकत्र होते, और उसके बाद फिर राय बना ली जाती थी। एक सहमति सभी मिलकर के बना लेते थे, और विचार होता था कि अब खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी। घिरनी वो फिरकी होती है जो घूमती है, और उस पर रस्सी चढ़ा करके हम कुएं से पानी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम चबूतरे के एक छोर पर वो घिरनी गाड़ देते थे, बना देते थे। उसके नीचे की गली कुएं का रूप ले लेती थी, कुआं मान लेते थे। मूंज की बटी हुई पतली सी रस्सी से एक चुक्कड़ हम बांध गराड़ी पर हम रख देते थे, और फिर उसे लटका देते थे। दो लड़के बैल बन जाते थे और उस मोट को खींचने लग जाते थे। अर्थात जो हमने कुएं में पानी भरने के लिए वह जुगाड़ जो किया था, उस को भरने के बाद वे बैल बन करके उसे खींचने लग जाते थे। चबूतरा हमारा खेत का रूप ले लेता था, चबूतरे को हम खेत मानते थे। कंकड़ बीज के रूप में हम मानते थे, और ठेंगा हल जुआड़ा होता था, उसे
हल इत्यादि के रूप में हम काम में लेते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोतते थे, बोते थे और फिर पटाए जाते थे। उन्हें हम अच्छे से ध्यान रखते थे, उनकी रक्षा करते थे, फसल की देखभाल करते थे। फसल तैयार होने में देर नहीं लगती थी क्योंकि ये खेल ही तो था। तुरंत फसल भी तैयार हो जाती थी, हाथों हाथ, और शीघ्र ही हम फसल काट भी लेते थे। और काटते समय हम गीत गाने लगते थे। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंची नीची, कमियां अधिक, जैसा भी हमने बई यानी बोई है ये क्यारियां, और उनमें जो भी फसल हुई है वो सब हमारी है। फसल को एक जगह इकट्ठा भी कर देते थे, पैरों से रोंद डालते थे। पहले थ्रेशर इत्यादि नहीं थी धान को अलग करने के लिए, और बैलों के पैरों से ही उसे रौंद कर भूसा और धान अलग किया जाता था। तो ठीक उसी प्रकार हम अपने पैरों से ही उस फसल को रौंद डालते थे। जो कसूरा होता था, मिट्टी का छोटा कटोरे को कसूरा बोलते हैं, कसूरे का हम सूप बना लेते थे। सूप एक वह बर्तन होता है जिसमें धान को हम रख लेते थे और फिर साफ करते थे। तो हम भी उस कसूरे को, मिट्टी का जो छोटा कटोरा होता है, उसको सूप मान लेते थे और फिर उसे औसाते, औसाते का अर्थ उसे हाथ में लेकर ऊपर सिर तक ले देते हैं और धीरे धीरे उसमें से धान को नीचे गिराया जाता है। और जो हवा चलती है उस हवा से धान बिल्कुल उस सूप के नीचे गिरता जाता है और हवा के कारण जो उसमें भूसा होता है वह उड़कर दूर चला जाता है। तो हम भी उसी प्रकार उस धान को फिर साफ करने लग जाते थे। मिट्टी की दिए की तराजू बना लेते थे। मिट्टी के जो दीपक होते हैं उनको हम तराजू का रूप देते थे और फिर हम उस धान्य को तोल करके राशि तैयार कर देते थे। और इसी बीच हमारे फिर से बाबूजी आ जाते थे, पूछते इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या था, हम लोग जो का त्यों खेत खलियान छोड़ देते थे और हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, काल्पनिक खेती थी, बड़ा आनंद आता था। ऐसे ऐसे नाटक हम रोज बराबर खेलते रहते थे। बटोही जो राहगीर होते थे, इधर से गुजरने वाले होते थे, वे भी कुछ देर ठिठक कर यानी रुक कर के हम लोगों के तमाशे खेल देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते, ददरी स्थान का नाम है, तो वहाँ कोई मेला लगता था, तो उस मेले में जो भी राहगीर इधर से हमारे आसपास से निकलते थे, झुंड में वे जाते थे, तो हम समझ जाते थे ये ददरी के मेले में जा रहे हैं। और आदमियों के उस झुंड को, यात्रियों के उस झुंड को देखकर हम कूद कूद करके चिल्लाने लग जाते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। हम इसी प्रकार कहते कि हम भी एक मोटर में बैठ करके और ददरी मेले में चलेंगे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार हम पालकी देखते, ओहार जो पर्दा बोलते हैं, तो दूल्हे के आगे आगे जाती हुई कोई पर्दे लगी हुई पालकी को हम देखते, तब हम भी खूब जोर से चिल्लाने लग जाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। रहरी बोलते हैं, ये एक दाल होती है जिसे अरहर बोला जाता है। रहरी में रहरी
पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। यानी पास की जो मेड़ है, पास की जो मिट्टी की दीवार है, उसके पास ही हमारा घर है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। अर्थात हम जब पालकी को देखकर ऐसे बोलते थे तो एक बूढ़ा वर था, दूल्हा था, जब उसने सुन लिया तो हम लोगों के पीछे पीछे मिट्टी के ढेले लेकर के मारते हुए दौड़ा था और हम भी दूर तक चले गए थे। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। वो जो ऐसा दूल्हा था, खड़ूस था, तो उसे हम आज तक नहीं भुला पाए हैं। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा है। इतने बुरे या बुरे मुख वाले दूल्हे को हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। यानी ये बच्चे कह रहे हैं कि हमें वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था और लड़की के पिता ने ऐसे जमाई को कैसे पसंद किया। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। गर्मियों में आम के वृक्षों पर खूब आम लगते हैं, उस समय आंधियाँ भी चलती है। तो कह रहे हैं जब आंधी चलती थी, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। जब आंधी आती और फिर आंधी गुजर जाती थी तो हम बाग में दौड़ते थे और जो आंधी के कारण आम पेड़ से नीचे गिर पड़ते थे, हम उन्हें चुन लेते थे और फिर हम घुले घुले गोपी आम चबाने लग जाते थे। ये गोपी कोई आम की किस्म ये बच्चों ने बना रखी थी, हो सकता है उस बाग का नाम ही गोपी हो। तो कहते हैं हम आंधी में जो आम गिरते थे उन्हें चुन लेते थे और फिर हम उन्हें चबाने लग जाते थे, खाने लग जाते थे, चूसने लग जाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, बादल गरजने लग गए, बिजली कौंधने लग गई, चमकने लग गई, ठंडी हवा सनसनाने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे, अर्थात लहराने लग गए थे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। एक पैसा की हम लाए, बाजार में छितराई यानी फैलाया और बरखा उधरे विलाई, और जो बारिश है उसकी भी विदाई हो गई। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, ये अंधविश्वासों की एक बात है कि हम एक पैसे से पीली सरसों या ऐसा कुछ राई इत्यादि ले आए थे और उसे चारों तरफ फेंक दिया हमने। तो वास्तव में ऐसा करने पर जो बादल छा गए थे और ऐसा लगता था कि बारिश होने वाली है, तो उस बारिश की भी विदाई हो गई, लेकिन बरखा न रुकी। इतना करने के बाद जो सोचा था कि इसे फेंकने के बाद, फैलाने के बाद बारिश की विदाई हो जाएगी, बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्षा ऐसा करने के बाद भी नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा, बहुत तेज बादल बरसने लगे। हम लोग पेड़ों की जड़ से, धड़ से सट गए, अर्थात हम पेड़ों के चिपक गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। ये अठई छोटे छोटे कीट होते हैं जो ऐसे छोटे पशुओं के चिपक जाते हैं,
तो कह रहे हैं कि जैसे कुत्ते के कान में ये छोटे कीट चिपक जाते हैं, ठीक वैसे ही हम भी पेड़ों की जड़ के चिपक गए थे, मगर बरखा जमी नहीं। बारिश बहुत ज़्यादा देर तक चालू नहीं रही, बल्कि कुछ समय बाद वो थम गई, रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर करके वहाँ से भाग चले। हम लोगों में बेजू नाम है, बड़ा ही ढीठ था, किसी की नहीं मानता था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी हमें मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता भी कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बूढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा। उसे सताने लग जाता है। हम लोगों ने भी भेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, यानी वो भी हमारे पीछे पीछे दौड़ा, हम आगे आगे दौड़ गए। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी आंधी के समान बहुत तेज गति से दौड़ने लगे। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, अर्थात 4 लड़कों को हमें पकड़ने के लिए भेजा गया। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, अर्थात दौड़ गया, लेकिन हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह मेरा हाल सुना, दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लग गए। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। वह गुरुजी की चिरौरी यानी विनती करके हमें घर ले चले। गुरुजी से पिताजी ने विनती की और फिर मुझे घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल गया, जोर से नाचते और वो गाते हुए थे, माई पकाई घर घर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। कि हमारी माता जी ने गरम गरम पुए बनाए हैं, हम सब मिलकर के पुए खाएंगे और हम किसी प्रकार का खेल अब नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम रोना भूल गए। हम हट करके जिद करके बाबूजी की गोद से नीचे उतर पड़े। लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलाप ने, फिर उसी प्रकार बोलने लग गए। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। अब जो मकई का खेत था उसमें सब चले गए। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था, अर्थात मकई के दाने चिड़िया चुन रहे थे, खा रही थी। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लग गए, पर एक भी उनके हाथ में नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर अब गाने लगे, राम जी की चिड़ई, चिड़ई यानी चिड़िया, और राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। राम जी की आप हो चिड़िया और ये खेत भी राम जी का है। चिड़ियों को कह रहे हैं कि आप खा लो मकई को, अपना पेट भर लो। हमसे दूर कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं, दूसरों का दुख या पीड़ा नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि लड़के भी नटखट और शैतान होते हैं और बंदर भी बड़े नटखट होते हैं। एक टीले पर मिट्टी का जो ढेर होता है उसे टीला बोलते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। चूहों के बिल थे, उनमें पानी डालने लगे।
नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। हम चाहते थे कि चूहे के बिल में से चूहा निकलेगा पानी डालने पर, लेकिन वहाँ से तो सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम डर गए, रोने लग गए, चिल्लाने लग गए और बेतहाशा बेसुध होकर के हम वहाँ से दौड़ लगाना शुरू कर दिया। कोई औंधा गिरा, उल्टा गिर पड़ा, कोई अंटाचित हो गया, कोई बेहोश भी हो गया, किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए। सभी गिरते पड़ते वहाँ से हम भागने लगे। हमारी सारी देह, पूरा शरीर लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, क्योंकि उस सर्प के निकलने से हम सब बुरी तरह से डर चुके थे। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बरामदे में बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हुक्का ये तंबाकू जो पीते हैं उनकी बात है। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में हमने शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, शुद्ध कर रही थी। हम उसी के आंचल में जाकर के छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह भी जोर से रो पड़ी। सब काम छोड़ बैठी। अपना जो काम चावलों को शुद्ध कर रही थी, साफ कर रही थी, वो काम छोड़ दिया। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, भाई इतना क्यों आप भयभीत हो? कभी हमें अंग भरकर दबाती थी, हृदय से सीने से लगा लेती थी, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूमने लग जाती थी। हमारी मैया हमारी ऐसी स्थिति देखकर बड़े संकट में पड़ गई। फिर झटपट हल्दी पीस करके हमारे घाव पर थोपी गई, अर्थात घाव पर हल्दी लगा दी गई। घर में कोहराम मच गया, शोर मच गया। हम केवल धीमे स्वर से सा इतना ही बोल पाए। सांप या सर्प हम नहीं बोल पाए। कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, अर्थात छिपे रहे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती ही नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोने लग गई थी और बड़े लाड से, प्यार से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी भी दौड़े हुए आ गए। आकर के झट में हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया हमने नहीं छोड़ी। अर्थात वास्तव में हमें प्रेम और शांति माता के उस आंचल में ही मिलती थी। ज़्यादातर हमारा समय पिताजी के साथ व्यतीत होता था, लेकिन फिर भी प्रेम और शांति हमें वास्तव में माता के उस अंचल में ही मिलती थी। और आज हम जब सर्प से डर कर के इस प्रकार दौड़े कांपते हुए भागे हैं, तो हमें वास्तव में माता के अंचल में ही प्रेम और शांति मिली।